Good morning, students. This is Kalpana Singh on this stage RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बौद्ध काल के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध काल, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बौद्ध काल का नोट्स है। ये बौद्ध काल के बारे में देखेंगे। तो हमारे देश भारत में वैदिक काल के बाद बौद्ध काल का उदय हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक काल के कठोर वैदिक काल की कठोर व्यवस्था व कर्म कांड के फलस्वरूप बौद्ध काल का आरंभ हुआ। 563 में भारत के इस पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इन्होंने वैदिक काल के कर्मकांडों के स्थान पर करुण प्रदान प्रधान बौद्ध धर्म की स्थापना की। भारत में इस धर्म का प्रभाव 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व रहा, इसलिए इस देश काल को बौद्ध काल कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की खोज की है। वो 4 सत्य कौन कौन से हैं? पहला है हमारा, देखिए, संसार दुखमय है, यानी कि संसार में दुख व्याप्त है, यानी कि संसार में दुख है। अब अगला है हमारा दूसरा, देखिए यहाँ पे, दुखों से छुटकारा संभव है। दुख तो है लेकिन दुखों से छुटकारा भी संभव है, यानी कि दुखों का निवारण भी हो सकता है। अब अगला है तीसरा सत्य, क्या है? सांसारिक दुखों को छुटकारा प्राप्त करना निर्वाण है, यानी कि सांसारिक दुखों से हम जब निर्वाण यानी कि उससे छुटकारा पा लेंगे तो हम निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, नंबर 4 है हमारा, निर्वाण के लिए जब तक नहीं बल्कि मनुष्य के प्रति कल्याण भावना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो ये हमारे आर्य सत्य है। इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख का दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्गों के बारे में हम लोग अगली उसमें देखेंगे, अगले वीडियो में। आज हम लोग देखते हैं बौद्ध काल में शिक्षण विधियां, यानी कि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। और देखिए, बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार सीखने की 3 कारण हैं: शरीर, मन और चेतना। क्योंकि शरीर, मन और चेतना की दृष्टि से सभी आयु वर्ग के बच्चे समान नहीं होते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, हमारे जो बच्चे होते हैं या बालक या शिक्षक या सॉरी शिक्षार्थी या शिष्य होते हैं, वो क्या होते हैं? मन, शरीर और चेतना, यानी कि मन, शरीर और बुद्धि से बराबर नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि वह अच्छे से सीख सके। ठीक है, अब अगला देखिए, हमारा पहला विधि है अनुकरण विधि। ठीक है, ये देखिए, अनुकरण। अनुकरण का क्या मतलब होता है? अनुकरण विधि सीखने सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था, यानी कि प्राथमिक स्तर पर इस विधि का प्रयोग किया जाता था। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि मतलब किसी को देख करके नकल उतारना। अनुकरण मतलब क्या होता है? नकल उतारना। ठीक है, अब देखिए, हम अगली विधि देखेंगे। यहाँ पे अनुकरण विधि का और पार्ट यहाँ पे है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता था और भाषा की शिक्षा की शुरुआत इसी विधि से की जाती थी। शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे। शिक्षक अक्षरों को लिख कर दिखाते थे, छात्र उनका अनुकरण कर अक्षर लिखना सीखते थे। तो ये क्या हो गया? अनुकरण विधि। अब सेकंड पॉइंट है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, ये देखिए, तो प्रश्नोत्तर विधि सीखने सिखाने की स्वाभाविक विधि है।
बच्चे प्रारंभ से ही यह क्या है, यह ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे हो रहा है आदि प्रश्न पूछते हैं और बड़े इन्हें उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग इस रूप में होता था। शिष्य प्रश्न करते थे और जो वहाँ के भिक्षु होते थे, उस टाइम के जो अध्यापक होते थे उनको क्या कहते थे, भिक्षु कहते थे। भिक्षु उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे, यानी कि उनके प्रश्नों का निवारण करते थे। सेकेंड थर्ड थर्ड पॉइंट है हमारा व्याख्यान विधि। यहाँ पे देखिए व्याख्यान विधि। तो चीनी यात्रा वेन सांग ने अपनी भारत यात्रा के वर्णन में लिखा है कि शिक्षक छात्रों को पाठ्य वस्तु का अर्थ बताते हैं वे और पाठ्य वस्तु की सविस्तार व्याख्या करते थे। इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर की शिक्षा पर विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। ठीक है, व्याख्यान विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उच्च शिक्षा के लिए और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता था। अब अगला है हमारा, देखिए वाद विवाद एवं तर्क विधि। ठीक है, तो ये देखिए चौथा नंबर है वाद विवाद एवं तर्क विधि। तो यहाँ पे है उस काल में विवादास्पद विषयों का शिक्षण वाद विवाद व तर्क विधियों से होता था। अपने अपने मंत्र की पुष्टि में 8 प्रकार के प्रमाण, यानी कि सिद्धांत, हेतु, उदाहरण, साधर्म्य, वैधर्म, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमन प्रस्तुत किए जाते थे। ये जो 8 प्रकार के प्रमाण हैं, उस टाइम के जो भी मंत्र का उच्चारण करता था उसको ये प्रमाण देना होता था। अब अगला हेडिंग है हमारा व्याख्यान विधि। ठीक है, तो बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के केंद्रों में विद्वान बुलाए जाते थे, उनसे व्याख्यान कराए जाते थे और शंका समाधान होता था और इस प्रकार उच्च शिक्षा के छात्र विषय का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। अब अगला है हमारा नंबर 6 सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ विधि। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन भी होता था। इस सम्मेलन में विषय विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते थे और इसे विद्वत सभा भी कहते थे। इन सम्मेलनों में व्याख्यान और शास्त्रार्थ विधि होती थी। शास्त्रार्थ के द्वारा यानी कि एक दूसरे से डिबेट, जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, डिबेट करना। ठीक है, और नंबर 7 है हमारा प्रदर्शन व अभ्यास विधि। तो यह अनुकरण विधि का ही उच्च रूप है। उस काल में इस विधि का प्रयोग विभिन्न कलाओं, शिल्पों, व्यावसायिक विषयों, चिकित्सा विज्ञान आदि के शिक्षण के लिए किया जाता था। प्रदर्शन व अभ्यास विधि यानी कि प्रदर्शन, उनको बालकों को दिखा के बार बार अभ्यास के द्वारा उनको सीखने के लिए प्रेरित करना, यही है हमारा प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। अब आगे हम देखते हैं स्व अध्याय विधि। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर 8 है स्व अध्याय विधि। ठीक है, तो बौद्ध काल में लेखन कला का विकास हो चुका था। मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां भी तैयार हो चुकी थीं। उस समय के उच्च शिक्षा केंद्रों में हस्तलिखित ग्रंथों के बड़े-बड़े पुस्तकालय में अंतः अध्ययन की स्वाध्याय विधि का विकास हुआ। स्वाध्याय मतलब अपने से स्वयं अध्ययन करना। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगला हमारा पॉइंट है, एक और पॉइंट है लास्ट में, देशाटन। ठीक है, तो देशाटन के बारे में देखिए। देशाटन देशाटन के बारे में देखिए। इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से शिक्षा में मतलब इस प्रकार की जो देशाटन होता है, यानी कि हम कहीं जैसे टूर जाते हैं तो हमारे बीएड के सिलेबस में भी है हमारे उसमें कि एक शैक्षिक टूर ले जाएं, तो इसका मतलब ही यही होता है देशाटन। देशाटन का अर्थ होता है कि किसी ऐतिहासिक जगह पे बच्चों को लेके जाया जाए और वहाँ पे उनको साक्षात दिखा करके वास्तविक जगत को
वास्तविक जगत से उनको जानकारी प्रदान करना। ठीक है? तो जहाँ पे जैसे आगरा का ताजमहल है, तो आगरा बच्चों को लेके जाया जाए और उनके बारे आगरा के बारे में जैसे वहाँ पे है आगरा का ताजमहल उसकी क्या ख़ासियत है, उसको कब बनवाया गया, क्यों बनवाया गया, किसके लिए बनवाया गया, ये सब के बारे में जानकारी प्रदान किया जाए। तो ये क्या होता है बच्चों में अस्थायी रूप से उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और अस्थायी हो जाती है, वो कभी भूल नहीं पाते हैं। ठीक है? तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए